This is my student support system. Keep watching, keep learning. आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और वो है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप चैनल को विजिट करके भी इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैटरेक्ट या मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद को वास्तव में लेंस की अपारदर्शिता या धुंधलेपन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आईज में ऐसा धुंधलापन आ जाता है लेंस के अंदर। एडल्ट जो वृद्ध हैं, वृद्ध वयस्क जो हो सकते हैं आफ्टर 40, तो उसमें मोतियाबिंद जो है वो दृष्टि विकलांगता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। कारण क्या हो सकते हैं मोतियाबिंद के? ज्यादातर जो मोतियाबिंद हैं वो उम्र से संबंधित होते हैं, यानी सेनाइल कैटरेक्ट होता है, एज बढ़ने के साथ वो अपने आप डेवलप हो जाता है। परंतु कुछ मोतियाबिंद के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे जो ब्लंट ट्रोमा आइज के अंदर लग जाए, या जन्मजात कारक भी हो सकते हैं, जैसे मैटरनल रूबेला, यानी मदर को रूबेला हो तो बच्चों को उसके बाद अ, जो कैटरेक्ट है वो होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसी प्रकार रेडिएशन और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सनलाइट के एक्सपोजर की, वो भी कैटरेक्ट बनने में एक कारक के रूप में काम करती है। इसके अलावा सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज या लॉन्ग टर्म यूज, ये भी कैटरेक्ट डेवलपमेंट को हेल्प करती हैं, कैटरेक्ट उसमें हो सकता है। इसके अलावा ओक्यूलर इन्फ्लामेशन, यानी आंखों की स्वेलिंग, जिसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की एक डिजीज है, यदि वो होती है तो भी मोतियाबिंद बन सकता है। इसके अलावा जो मधुमेह के रोगी हैं उनमें अर्ली एज में मोतियाबिंद बनने की संभावना पाई गई है। अब आते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा कि मोतियाबिंद हो सकता है। तो एक तो दृष्टि में, यानी विजुअल एक्यूटी में कमी आती है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, असामान्य कलर दिखाई देते हैं और ग्लेयर, लाइट के चारों तरफ ग्लेयर दिखाई देती है, चकाचौंध जिसको कहते हैं। ये लेंस की अपारदर्शिता के कारण जो प्रकाश का बिखराव होता है, डिस्पर्सल होता है, उसके कारण ये ग्लेयर होता है और रात में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट यदि हम देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। न्यूक्लियर कैटरेक्ट, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में। कोर्टिकल कैटरेक्ट, जिसमें ये साइड में होता है। और पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, जो पोस्टीरियर कैप्सूल वॉल के पास होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर जो कैटरेक्ट है, उसमें सेंट्रल अपारदर्शिता होती है, सेंटर में होता है। और इसमें आनुवंशिक घटक है, आनुवंशिक घटक मीन्स ये जेनेटिक हो सकता है। मायोपिया से ये एसोसिएटेड होता है, मायोपिया इसमें हो सकता है। मायोपिया वाले यानी जो रोगी होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। और मोतियाबिंद होने के बाद मायोपिया और बढ़ जाता है यदि मायोपिया है तो। बट जरूरी नहीं है कि मायोपिया वालों में ही हो, दूसरे सामान्य व्यक्ति में भी हो सकता है। यदि मोतियाबिंद ये जो सेंट्रल वाला है ये डेंस हो जाए तो धीरे धीरे अंधता की तरफ व्यक्ति बढ़ने लगता है। उसके बाद कोर्टिकल मोतियाबिंद है, इसमें साइड का आगे की ओर और सेंट्रल आगे की ओर कोर्टेक्स जो है लेंस का चारों तरफ का पार्ट, वो शामिल हो सकता है। किसी भी जगह हो, चाहे वो एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, लेटरल हो, या जो भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं वो हो, तो इस प्रकार का जो होगा उसमें न्यूक्लियर की बजाय थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइट जो है वो बीच में से क्रॉस कर सकती है लेंस को, तो इसमें ज़्यादा जो धुंधलापन है वो नहीं आता है, सेंट्रल वाले में ज़्यादा होता है। तो इसको कई बार सर्जरी नहीं भी करते, क्योंकि जब तक सही दिखता रहता है तो सर्जरी नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर सब कैप्सूलर मोतियाबिंद भी आता है, होता है, जो अनदर टाइप है। इसमें पोस्टीरियर कैप्सूल के सामने ये धुंधलापन आ जाता है। और ज़्यादातर ये जो टाइप है वो लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज या ट्रोमा या मधुमेह
से संबंधित होता है। जिनको डायबिटीज होती है उनको इस टाइप का मोतियाबिंद हो सकता है। अब हम आते हैं कि डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं। इसमें मेन जो टूल है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन करना है या नहीं, वो है कि विजुअल एक्यूटी यानी दृष्टि की जो बाध्यता है वो कितनी है। इसके लिए स्नेल टेस्ट किया जाता है और साथ में ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो मोतियाबिंद को रोक सके या इलाज कर सके। सर्जरी ही की जाती है तो सर्जरी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की सर्जरी होती है वो आउट पेशेंट बेसिस पे ही होती है। सेम डे रोगी को डिस्चार्ज किया जा सकता है और डिस्चार्ज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आउट पेशेंट बेसिस पर है तो काफ़ी इंस्ट्रक्शंस रोगी को दी जाती है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब सर्जरी की जाती है तो दोनों आंखों में यदि मोतियाबिंद है तो एक आंख का ऑपरेशन पहले करते हैं, फिर कुछ हफ्तों या महीनों का गैप करते हैं ताकि पता लग जाए रोगी को भी और सर्जन को भी कि जो प्रीवियस सर्जरी थी वो कितनी सक्सेसफुल हुई है या अगर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो इसलिए एक साथ दोनों आंखों का कभी भी कैटरेक्ट ऑपरेशन हम नहीं करते। उसके बाद आता है फैको इमल्सिफिकेशन, एक अलग विधि है जिसमें हम इंट्राओक्यूलर लेंस डालते हैं पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर, यानी जो एंटीरियर कैप्सूल को हटाकर लेंस को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है और जो IOL है उसको स्थापित कर दिया जाता है पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर, तो उससे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। और आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि जो इंटेक्ट जोन्युलर कैप्सूलर होगा पीछे का, ठीक है ना, यहाँ एक मेम्ब्रेन के रूप में वो कैप्सूल है और इसके ऊपर रख दिया जाता है इस लेंस को, जिसको हम IOL बोलते हैं। तो फिक्स रहता है, वहां से हिलता नहीं है और इजी सर्जरी ये हो जाती है जिसे हम फैको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब बात आता है कि क्या सावधानी बरतनी है रोगी को ऑपरेशन के बाद। छुट्टी देने से पहले रोगी को कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीकों से। राइटिंग में भी उसे बताया जाता है कि आंखों की देखभाल कैसे करनी है ऑपरेशन के तुरंत बाद, और परिवार को और रोगी को भी आई शील्ड प्रोटेक्शन लगाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है देखभाल करने के लिए, और उसे बताया जाता है कि कब उसको फॉलोअप के लिए आना है। इस दौरान उसको धूप का चश्मा दिया जाता है, वो रोगी जब बाहर जाए स्पेशली धूप में तब लगा के रखे, क्योंकि आंखों को जो लाइट के प्रति जो आंखें हैं वो काफी इस समय सेंसिटिव होती है। इसके अलावा जब रोगी फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेके आता है फॉलोअप के लिए तो उस समय उसका जो भी शील्ड वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। रोगी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि कुछ समय तक जो धुंधलापन रह सकता है बट वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाकी जो IOL वाला प्रोसीजर है फैको इमल्सिफिकेशन वाला, उसमें सेम डे अच्छी विजुअल एक्यूटी आती है और समय के साथ वो और अच्छी भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम का फेसबुक पेज है। नोट्स बनाने के लिए आप विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स।